डीजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने एनडीटीवी से बात करने के लिए वक्त निकाला। कुछ और वक्त अभी बताया जा रहा है कि दोपहर से शाम तक का वक्त है जब तटों से टकराएगा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और ओडिशा के ये अम्फन तूफान जो है। किस तरह की तैयारियां हैं? हालांकि बहुत लंबा अनुभव है आप लोगों के पास, फोर्स हमेशा तैयार रहती है, लेकिन हर बार इस तरह की स्थिति से पहले किस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं? देखिए, जो अच्छी बात यह है आजकल आपदा प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो अच्छी बात है ये कि इंडिया में अब जो फोरकास्टिंग वो बहुत टाइमली फोरकास्ट और एक्यूरेट फोरकास्ट देती है। इस भी जो फोरकास्ट था वो 10 दिन या 1 सप्ताह पहले ही मिलने लगा था और इसकी ट्रैजेक्टरी के बारे में, इसकी स्पीड के बारे में भी, लैंडफॉल के बारे में भी फोरकास्ट मिलने लगा था और ये एक आसान हो जाता है तैयारी करने में। तो इसकी तैयारी आप कह सकते हैं कि सप्ताह 10 दिन पहले ही शुरू हो गया था। भारत सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया था और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग कैबिनेट सचिव ने कई बार कर ली और राज्यों के साथ समन्वय भी स्थापित कर दिया गया था। इसलिए ये एक तरह से आसान हुआ एक प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन का स्थापित करने में। और फिर आगे आगे जितना जरूरत पड़ा, जो एनडीआरएफ की जरूरतें पड़ी और जो भी उन्होंने डिमांड किया स्टेट्स ने, उसके हिसाब से तैयारी कर दी गई, चाहे वो एनडीआरएफ का हो, चाहे पावर मिनिस्ट्री की तरफ से हो, चाहे टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से हो। तो सारी तैयारी जो है मुकम्मल है। आई थिंक ऑप्टिमल प्रिपरेशन जिसको कहते हैं वो है और लेट अस होप की उम्मीद किया जाए कि हम लोग इसको संकट को पार पा लेंगे। सर, कितना आप मानते हैं एक समय, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब ये हिट करेगा और जब ये हट जाएगा तूफान वहां से, तो कितना समय जो आप लोगों की जो राहत और बचाव प्रक्रिया है वो किस तरीके से आप उसको अंजाम देते हैं और कितना समय आप एक एस्टिमेट मान के चलते हैं कि इतना समय ऐसे तूफान के बाद लगेगा हालात को ठीक करने के लिए राहत बचाव कार्य में? क्योंकि एक उदाहरण अगर हम देखें सुपर साइक्लोन का, उतना तीव्र तो नहीं है ये 1999 वाला, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उस समय काफी नुकसान हुआ था। नहीं, देखिए, ये जो आकलन है इस पर भी थोड़ा सा एक सोबरिंग थॉट मैं देना चाहूंगा। ये जरूर है कि ये दूसरा सुपर साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, इंडिपेंडेंट भारत में ये दूसरा सुपर साइक्लोन है और 2 दशकों के बाद हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है, आपकी बात सही है कि जब ये लैंडफॉल करेगा तो ये सुपर साइक्लोन ना होकर के एक पायदान नीचे एक एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा। बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट फोनी जो पूरी और भुवनेश्वर में, वो भी एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म ही था। तो इसलिए ये फोनी के लेवल का ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो इसलिए इसे कमतर आंकना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने डैमेज पोटेंशियल के बारे में कहा या रेस्टोरेशन रिकवरी के प्रोसेस के बारे में कहा, तो हम लोगों को ये भी याद रखना होगा कि इस बार अनलाइक फोनी साइक्लोन जिसमें स्टॉर्म सर्ज उतना नहीं हुआ था, इसमें हवा, बारिश और स्टॉर्म सर्ज भी शामिल है। ये तीसरा डायमेंशन है इस साइक्लोन का कि समुद्री पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में घुस सकता है या कम से कम आइलैंड में कुछ किलोमीटर तक आ जाएगा। ये एक तीसरा चैलेंज है इस साइक्लोन का, ये यूनिक चैलेंज है। इसकी भी तैयारी हो रही है और अभी जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, एज वी आर टॉकिंग, हमारी टीमें लगी हुई हैं सागर आइलैंड और काकद्वीप में, हमारे कमांडेंट कैंप कर रहे हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से समन्वय करके जितना इवैक्यूएशन हो सकता है स्टॉर्म सर्ज के लिहाज से वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो डैमेज पोटेंशियल है उसको हम लोगों को कम नहीं मानना चाहिए। कम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट और उसी उसूल पर चलना चाहिए। और अगर उस वर्स्ट के हिसाब से हम लोग चले तो खपरेल के मकान, टिन के छत वाले मकान, एस्बेस्टस छत वाले मकान, नॉट वेल कंस्ट्रक्टेड, अगर पक्के मकान भी है, अगर वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, पेड़ तो उखड़ेंगे ही उखड़ेंगे, टेलीफोन पोल्स, वायर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, वायर्स, ये सब डैमेज पोटेंशियल के दायरे में आते हैं। और क्योंकि रिहायशी इलाका है तो रेस्टोरेशन में कुछ ना कुछ समय लगेगा, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने फोनी में किया था, हम लोग उस रेस्टोरेशन फेज के लिए भी तैयार होकर आए हैं और जब तक बन पड़ेगा हम लोग स्थानीय प्रशासन की मदद करेंगे रेस्टोरेशन और रिहैबिलिटेशन में।
जी सर, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप लोग वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके चलते हैं हमेशा, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप स्थानीय प्रशासन के साथ मिलते हैं, खंबे भी उखड़ेंगे, पेड़ जो है वो भी उखड़ेंगे, और जो तटीय इलाके हैं उनमें घरों में पानी भी जाएगा, कई तरह की समस्याएं यहाँ पर आने जा रही हैं, तो क्या एनडीआरएफ जो है उसकी कितनी टीमें इस वक्त तैनात हैं, और किस तरह से आप लोग जब आप लोग आगे काम करेंगे, जब नुकसान होगा, उम्मीद करते हैं कम नुकसान हो, लेकिन जब आप लोग आगे काम करेंगे तो क्या ये जो पेड़ों को हटाने का काम है, जो खंभों को दोबारा लगाने का काम है, इस तरह के कामों में भी एनडीआरएफ की भागीदारी होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, हम लोग अब उस प्रिंसिपल पर चलते हैं जो कि जिसको आई कैन डिफाइन एज अ नेवर से नो प्रिंसिपल, क्योंकि जब तक हमारा दूसरा एंगेजमेंट नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ तक हम लोग स्थानीय प्रशासन की मदद करें। आप फोनी का एग्जाम्पल अगर लें तो पूरी शहर में और भुवनेश्वर शहर में हम लोगों ने लाखों पेड़ों को काट कर अलग किया और रास्ते से हटाया ताकि नॉर्मल ट्रैफिक शुरू हो सके। और उसके साथ साथ हमारे स्पेशल प्लाज्मा कटर्स मंगाए गए, जो बेंट पोल है, इलेक्ट्रिक पोल्स है या डैमेज्ड पोल्स हैं, उनको काटने के लिए ताकि नए पोल्स लगाए जा सके। तो इलेक्ट्रिक के जो गैंग्स थे, जो टीम्स थे, उनके साथ भी एनडीआरएफ की टीमें लगी। तो कहने का मतलब है कि ये दायरा बहुत बड़ा है कि क्या क्या काम हम रेस्टोरेशन का करते हैं। यथासंभव हम लोग मदद करेंगे और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर करने के लिए, नॉर्मल ट्रैफिक को रिस्टोर करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी हम लोग यथासंभव मदद करेंगे। सर, इवैक्यूएशन का आपने जिक्र किया, अगर आप वो नंबर्स आपके पास हों कि अभी जो ये इलाके हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है, या जो कुल नंबर्स हैं वो क्या हैं अभी जिनको इवैक्यूएट किया गया है इन इलाकों से, और साथ ही एक खतरा जो ऐसे तूफान के साथ आता है वो ये भी कि कुछ जो महामारी या बीमारियां वो लेकर आता है, अगर मैं कुछ का जिक्र करूं, डायरिया, मीजल्स, इस तरीके की बीमारियां भी इसके बाद हो सकती हैं, तो क्या उससे भी बचाव को ध्यान में रखा जाता है, या अभी फोकस सिर्फ बचाने पे है? जो अभी फोकस है वो ये कि अभी पहले जो कुछ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उससे पहले बचाया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तो फोकस है दी जीरो कैजुअलिटी, जो कि अगेन एक वाइटल प्रिंसिपल है, बॉटम लाइन प्रिंसिपल है डिजास्टर रिस्पांस का, कि लाइफ शुड नॉट बी लॉस्ट, सो देयर शुड बी जीरो कैजुअलिटी। और दोनों ही राज्य सरकार हमारे साथ मिलकर उसी पर फोकस कर रही है कि कैजुअलिटी जीरो या नहीं के बराबर हो, उसके बाद फिर माल की सुरक्षा हो, और उसके बाद फिर जो रेस्टोरेशन का प्रोसेस हो। लेकिन जहां तक डिजीजेस का सवाल है, आई मस्ट फ्लैग द इशू दैट ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वी आर फेसिंग अ डुअल सुपर डिजास्टर। दोनों ही सुपर डिजास्टर है, एक सुपर बायोलॉजिकल डिजास्टर है और एक सुपर साइक्लोन है, और दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज है। सो इसलिए ये एक बड़ा यूनिक सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और आई मस्ट कन्फेस दैट हमारी जो तैयारी है वो ऐसे लिए नहीं थी कि साइक्लोन और कोविड हम लोग करें। अच्छी बात, तो नहीं, लेकिन फ्लड के लिए जरूर तैयारी कर रहे थे क्योंकि मानसून आ चुका था, और हमारा ब्रेड एंड बटर होता है फ्लड की तैयारी करना। एनडीआरएफ जो है 60% एफर्ट फ्लड मैनेजमेंट में लगाता है, तो उसकी तैयारी कर रहे थे, और फ्लड इन द टाइम ऑफ कोविड की तैयारी कर रहे थे। हम जान रहे थे कि कोविड भी रहेगा और फ्लड भी आएगा, तो उसकी तैयारी जो कर रहे थे, मुकम्मल तैयारी की कोशिश थी, वो हमारे लिए कारगर सिद्ध हुई, काम आएगी, काम आ रही है अभी साइक्लोन को फेस करने में। और जितना भी जो प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग का, साइक्लोन शेल्टर में क्लीनलीनेस का, हाइजीन हैबिट्स का, सैनिटाइजेशन का, वो सब भी हम लोग इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, तो वो बातें भी लोगों को समझा रहे हैं, कोविड के बारे में भी समझा रहे हैं और साइक्लोन से बचाव के बारे में भी समझा रहे हैं, और दोनों प्रक्रिया एक साथ चल रही है। जी, हमारे साथ आनंद शर्मा जी भी जुड़ गए, मौसम विभाग के डिप्टी डीजी हैं। आनंद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे इस वक्त ये जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है साइक्लोन को लेकर, क्या उसकी गति चल रही है और कितनी जो रफ्तार है वो इस वक्त देखी जा रही है, और दिशा के बारे में भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, जैसे मौसम विभाग ने कहा था कि जो हवाओं की गति होगी जो 165 किलोमीटर के लगभग रहेगी, और जो लैंडफॉल होगा उस समय भी जो हम लोग ये आंक रहे हैं करीब करीब 166 या 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की जो हवाएं चलेंगी जब वो हिट करेगा एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल। और उससे पहले जो है ये 155 से 165 के बीच में हो सकती है, और 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज बीच बीच में थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। और
उसके साथ साथ आप मतलब कि जैसा कि बिल्कुल फोरकास्ट दिया था ठीक वैसा ही है। और अभी जिस डायरेक्शन में कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट में ये मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। और पिछले 6 घंटे में इसकी स्पीड की बात करें तो साइक्लोन 29 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि वो आज आफ्टरनून इवनिंग में जो आपका जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो तट है उसमें दीघा और हतिया द्वीप में के पास से गुजरेगा जो सुंदरबन के आसपास है। और नेचुरली जैसे जैसे ये लैंड पर जाएगा तो फिर उसकी जो कहते हैं ताकत होती है वो कमजोर होती जाती है। और वैसे ही वो सुपर साइक्लोन से अब एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की स्थिति में है अभी फिलहाल। शुक्रिया शुक्रिया आनंद शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ सत्य प्रधान जी भी हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहे। हम आपको ताज़ा तस्वीरें भी दीघा बीच से भी दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार वहां मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमारे सहयोगी के साथ एक बार फिर से इस चर्चा को जारी रखें। तो ये सुपर साइक्लोन अम्पन, उस पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं आनंद शर्मा जी का, मौसम विभाग के डिप्टी डीजी हैं। सर, अगर तुलनात्मक रूप में देखें, क्या आपको इस बात की भी जानकारी रहती है कि कब ये तूफान थमेगा, कहां जाकर थमेगा? जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी सत्य प्रधान जी से, तो उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने बहुत अच्छे तरीके से पहले ही इसकी इंफॉर्मेशन दे दी थी। अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो जो उड़ीसा साइक्लोन था वो 25 अक्टूबर 1999 को शुरू हुआ, 4 नवंबर 1999 को वो थमा। तो क्या इस तरीके की जानकारी हमारे पास अम्पन का भी है? देखिए, साइक्लोन को तो बनने से लेकर और हिट करने तक जो है करीब करीब 5-6 दिन का इसकी साइकिल रहती है। तो अब जो है नेचुरली, और आपको ये भी मालूम होगा इसके लिए भी एक प्रोसीजर है। 72 घंटे पहले हम वॉच देते हैं, साइक्लोन वॉच, फिर 48 घंटे पहले अलर्ट देते हैं, फिर 24 घंटे पहले उसका कहते हैं आपका वार्निंग दी जाती है। और उसके बाद जब एक बार लैंडफॉल होने से 12 घंटे पहले पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक दिया जाता है। तो अब इसके बाद जब एक बार लैंडफॉल हो जाएगा तो उसके बाद कुछ ही घंटे है, मतलब ये मान के लीजिए 12 से 24 घंटे तक उसका इफेक्ट फिर भी रहता है, हालांकि वो कमजोर पड़ता जाता है। तो अब ये मान के चलेंगे, अब एक बार लैंडफॉल होने के बाद से वो उसके कमजोर आ जाएगा। मगर एक और चीज का ध्यान देना होता है, यदि जब वो लैंडफॉल करके जैसे ही मतलब लैंड पे आता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। उसके मुख्यतः 2 कारण हैं। एक कारण तो ये होता है उसकी मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है जो उसका फ्यूल है, और दूसरा जो है कि जो फ्रिक्शन होता है लैंड के कारण उससे भी वो कमजोर पड़ जाता है। और ऐसा हमारा मॉडल दिखा रहे हैं कि जब वो एंटर करेगा लैंड में तो वहां पे कुछ लार्ज वाटर बॉडीज हैं जो उसके ट्रैक में, तो उसके कारण जो है हो सकता है वो जल्दी से मतलब कि कमजोर ना पड़े, क्योंकि उसको वहां से भी लोकल मॉइस्चर मिल सकता है। जी आनंद जी, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक तो कि टाइमिंग को लेकर पहले लग रहा था कि सुन रहे थे कि दोपहर तक ये हिट करने वाला है तटों को, लेकिन अब सुन रहे हैं कि दोपहर से शाम का वक्त हो सकता है। तो अगर इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, क्या आप कोई अंदाजा लगा पा रहे हैं उसकी स्थिति को देखते हुए कि वो कितने बजे तक हिट कर सकता है? और दूसरा ये कि कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं उसकी गति को देखते हुए? ये देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि आफ्टरनून और इवनिंग ही कहा था, तो मतलब ज्यादा तो इवनिंग तक हम एक्सपेक्ट करते हैं इसको। और जैसा कि मौसम विभाग ने पहले भी कहा था कि आपके जो मेनली जो है इसका पश्चिम बंगाल के उसमें जो है असर आएगा। कहते जो प्रगना, पहले हम लोगों ने कहा था कि दक्षिण और उत्तरी जो प्रगना 24 प्रगना जिला है वो भी है, और साथ साथ थोड़ा सा मेदिनीपुर में भी कहा गया था। और यहाँ तक वर्षा का सवाल है तो वर्षा तो हमारे जो पारादीप वगैरह में बहुत ज्यादा वर्षा हुई है, तो इसाकेबली, मगर जो मेन इफेक्ट आएगा जो हवाओं का वो 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाएं चल सकती हैं उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में। मगर जो ज्यादा जो इम्पैक्ट आने वाला है वो हमारे पश्चिम बंगाल के जो है जो दीघा के आसपास जिसके यहाँ से ये निकलेगा उन क्षेत्रों में ज्यादा इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर हवाएं जो होंगी करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हो सकती हैं, और साथ साथ जो है वो बढ़ के कभी कभी 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती हैं। और उसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, और जो स्टॉर्म सर्ज आती है जो पानी की एक दीवार से चल के आती है जो कि 3 से 5 मीटर तक ऊंचाई होती है उसकी, तो ये तीनों से चलते जो है काफी जो है
मतलब नुकसान का खतरा रहता है। और उसकी भी मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दे चुके हैं कि इन क्षेत्रों में खासकर जहां से ये गुजरेगा तो वहां पर जो है पेड़ उखड़ सकते हैं, जो आपके पॉम ट्रीज हैं, कोकोनट ट्रीज हैं, पोल्स अपरूट हो सकते हैं आपके, और कच्चे घर हैं, छप्पर होर्डिंग्स वगैरह उड़ सकती हैं, और कोई बोट्स वगैरह, शिप वगैरह जो मोरिंग्स में बांधे गए हैं वो टूट सकते हैं। तो इसका मतलब काफी ज्यादा नुकसान की बिल्कुल संभावनाएं हैं। और मगर जैसे कि आपने अभी बताया कि एनडीआरएफ ने भी बताया कि हमने अच्छा पूर्वानुमान दिया, और मुझे लगता है वो भी एनडीआरएफ भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, अच्छा उसका आईएमडी के साथ संपर्क बना हुआ है। और सर आप बिल्कुल वो बता रहे हैं, आप लोगों ने पहले से जो जानकारी दी तो एनडीआरएफ के डीजी सत्यप्रधान साहब ने यही बताया कि उसकी वजह से उन्हें तैयारी करने का सफिशिएंट पर्याप्त मौका मिला, और करीब 40 टीमें जो है इनकी वो अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं तैयारियों के लिए, ताकि कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, किसी भी तरह से जान का नुकसान यहां पर ना हो। जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ये एनडीआरएफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से टेरेन है वहां पर, वहां लोगों को सबको बताना, उनको सही समय पे निकाल देना वहां पर, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर द एनडीआरएफ। और वो बड़े बखूबी मैंने देखता हूं पिछले साइक्लोन में उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया है, तो उनके लिए मुझे लगता है बिल्कुल। और यही वजह है कि सभी जो डिपार्टमेंट से, चाहे वो आईएमडी हो, एनडीआरएफ हो, जो लोकल प्रशासन है, इन सब की एकजुटता की वजह से ही इससे ओवरकम किया जा सकता है। फिलहाल सब कुछ जैसा कि कहा कि अभी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, अब इंतजार है जब वो लैंडफॉल करेगा और उसके बाद आगे किस तरीके से राहत और बचाव कार्य, उस पर फोकस रहने वाला है। फिलहाल हमारे साथ आनंद शर्मा जी बने हुए हैं। सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, वापस आपके पास चर्चा के साथ लौटते हैं। तो सुपर साइक्लोन अम्फन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वो किसी भी वक्त कुछ ही देर में वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने वाला है। हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी सत्यप्रधान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ शर्मा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मौसम विभाग के डिप्टी डीजी है यहाँ पर, वो हमारे साथ। सत्यप्रधान साहब, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि तैयारियों की बात हम लगातार आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, लेकिन जब गति की बात की जा रही है कि बीच में 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं और ये बढ़ के 155, 165, 185 तक भी पहुंच सकती हैं, ऐसे में आपको अंदाजा है आपकी टीम को कि जब नुकसान होता है तो गति जब हवा की बहुत तेज होती है तो ज्यादा नुकसान होता है, तो क्या उस वक्त आप अपनी पोजिशंस भी चेंज कर रहे होते हैं या टीमों के साथ संपर्क साधकर और कुछ उनको अलग कर रहे होते हैं वहां से, ये भी होता है? बिल्कुल, पिछले 4-5 दिनों में टीमों ने कई जगह अपनी जगह बदली है, और डिपेंडिंग ऑन दी इम्पैक्ट एरिया जगह बदलने की जरूरत भी होती है। और अब जो सिचुएशन होगा, ये अगर ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में लैंड करता है, जिसकी पूरी संभावना है, अब लग रही है और ज्यादा समय नहीं रहा, तो ये भी मानना पड़ेगा, हम लोग इसको अगर इस तरह से फ्रेज करते हैं कि ये कमजोर पड़ रहा है, तो ये गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी से बस एक पायदान नीचे और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि हमको याद रखना पड़ेगा कि 2019 का जो फोनी साइक्लोन था वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही था, जिसके चलते इतनी डैमेज पुरी और भुवनेश्वर में हुई। तो इसलिए हम लोगों को इसको कम नहीं आंकना चाहिए, तैयारी जितनी स्तर की है उसी स्तर को बरकरार रखना है, और इसी के अनुसार एनडीआरएफ भी अभी काम कर रही है। और जैसा मैंने कहा है कि यहाँ हम लोग ट्रिपल चैलेंज फेस कर रहे हैं, हवा, पानी और साथ में स्टॉर्म सर्ज, जो कि समुद्री पानी घुसने की गुंजाइश है, और उसी के अनुसार हम लोग स्थानीय प्रशासन से अभी समन्वय कर रहे हैं, और लोगों को भी हटाया जा रहा है, स्पेशली काकद्वीप और सागर आइलैंड में, जहां जिस इलाके में लैंडफॉल की पूरी संभावना देर दोपहर में होने की बात कही जा रही है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ डिप्टी डीजी मौसम विभाग के आनंद शर्मा जी भी जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस चर्चा का आप हिस्सा बने।
और इसके बारे में जो जानकारी आपने बताई कि हम पूरी तरह से फिलहाल तैयार हैं, एकजुट होकर, जो लोकल प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो या फिर मौसम विभाग, वो सब एकजुट होकर इससे लड़ने की तैयारी में है। लोकल्स जो हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। फिलहाल के लिए हवाई सेवा हो, रेल सेवा हो, वो उसको पूरी तरीके से अभी फिलहाल बंद है। लॉकडाउन के चलते वो पहले से ही बंद थी, लेकिन जो भी श्रमिकों को लेकर जा रही थी ट्रेन, उनको भी रोक दिया गया। और यहाँ पर शशांक, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी कम नहीं आंकने की बात बार बार यहाँ पर की जा रही है, तो नुकसान जो है उसका अंदाजा तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल बड़ी कोशिश यही है कि जितना कम नुकसान हो सके उससे बचाया जा सके और कैजुअलिटी, किसी की जान ना जाए, ये पहली प्राथमिकता है यहाँ पर सभी की।